देखो कल बायो-सेवर्ट लॉ हो गया था। बायो-सेवर्ट लॉ में क्या बताया गया था कि किसी भी पॉइंट पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दूसरी बात आपसे करी गई थी, या तो आप उस चार्ज को मोशन में लाइए तो भी उसकी चारों तरफ क्या बन जाएगी, मतलब कुल मिला के अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराना है तो दो रास्ते हैं। पहला, कंडक्टर में करंट फ्लो कराइए, दूसरा चार्ज को मोशन में लाइए। मोशन चार्ज कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, डिफाइन करने को आएगा तो क्या बोलोगे कि वो स्पेस और रीजन जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ होता है, जो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे। कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते थे और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी। यूनिट याद है ना, क्या यूनिट थी, टोटल क्या यूनिट थी, हाँ नाम याद है सबका, ठीक है। और रिलेशन दिए थे एक 4 गॉस, ठीक। तो ये याद रखना। उसके बाद बायो-सेवर्ट लॉ आपको बताया गया था कि किसी भी जो करंट कैरिंग वायर होता है उससे कुछ दूर पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे, तो V = I μ0/4π, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 IdL sin θ/r²। लेकिन अगर इसको वेक्टर में जाना होगा तो ये I बाहर हो जाएगा, dl × क्रॉस r अपॉन नीचे क्या हो जाएगा r³, क्योंकि वो जब क्यूब का ऊपर खोलोगे तो r से r कट जाएगा, वापस स्केलर मिल जाएगा, ठीक। तो उसके बाद और दूसरी बात बोले थे कि वायर पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलता है, वायर के अगल बगल निकलता है। तो वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना था, मतलब मिनिमम आपको वायर पे मिलेगा 0 डिग्री पे और मैक्सिमम आपको 90 डिग्री मिलेगा चारों तरफ, ठीक है, एकदम जब वायर से एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रहोगे, ठीक। अब सेकंड है आपका एप्लीकेशन। बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या है, तो पहला हेडिंग है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट स्ट्रेट करंट। पहली बात तो फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब है लेंथ आपने क्या, लेंथ आपकी क्या है वायर की, डिसाइडेड है कि यहाँ 5 मीटर 10 मीटर 2 मीटर जो है। दूसरा स्ट्रेट है और तीसरा उसमें करंट दौड़ रहा है। तो अगर किसी भी वायर के अंदर करंट दौड़ रहा है और वो स्ट्रेट वायर है और फाइनाइट लेंथ का है तो मेक श्योर है उसके चारों तरफ क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वही मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखना फिगर, क्योंकि फिगर में ही थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। मान लो ये तुम्हारा स्ट्रेट वायर हो गया और इसमें तुमने यहाँ पे करंट दौड़ा रहे हो, आई करंट दौड़ा रहे हो, तुमको इस पॉइंट पर चाहिए, तुमको इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो सबसे पहला काम ऐसा करो, वायर जब मैंने तो लेंथ फिक्स कर दिया है तो पूरे वायर की लेंथ कितनी है, पूरे वायर की लेंथ बेसिकली आप क्या मान सकते हो, L मान सकते हो। आप क्या करो, पहले एक रेफरेंस सेट कर लो यहाँ से और इसको यहाँ से। उसके बाद इस, क्योंकि आपको पॉइंट P जो होता है वो मैक्सिमम चाहिए होता है कब, जब आपका पॉइंट P आपके वायर से क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रहेगा तो मैक्सिमम होगा। तो पहले सेट करके फिर यहाँ से एक लाइन खींच के ये पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेट कर लो, ये ठीक। दूसरा, अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये हो गया 90 - थीटा। समझ आया, ठीक। अब आप समझो पहले, क्योंकि इसमें हर बार आपका क्या है, इसमें आपका 2-2 थीटा चलेगा, एक साथ 2-2 थीटा चलाया जाएगा। पहला, ये पॉइंट P अगर धीरे धीरे ऊपर खिसकता गया तो ऊपर का एंगल आपको लेना है यहाँ वाला, और अगर ये पॉइंट P धीरे धीरे नीचे खिसकता गया तो नीचे का एंगल लेना है। तो उसके लिए अलग से फिर एंगल डिसाइड है कि ऊपर वाला जो एंगल होगा उसके लिए हम बोल रहे हैं θ1 और जो नीचे वाला एंगल है उसके लिए हम बोल रहे हैं θ2। ये डिसाइड रखना, ठीक है। दूसरा, अगर θ1 θ2 समझ नहीं आ रहा है तो देखो, बायो-सेवर्ट लॉ प्रूफ करते समय पूरा वायर लिए थे लेकिन पूरे वायर की वजह से नहीं निकाले थे, याद है, छोटा सा dl लेंथ काट के उसकी वजह से निकाले थे। तो इसमें भी सेम काम फिर से वही करो, ऐसा करो, छोटा सा पहले dl लेंथ आप थोड़ा सा कट कर लो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना लेंथ काट लो, इतना, और इतना काटने के बाद अब इसको ले जाके मर्ज करो यहाँ पे, इसको,
ये तो फाइनल पॉइंट हो गया कि इससे आगे वायर नहीं जाएगा, मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो या तो यहाँ तक मैक्स टू मैक्स और या तो मैक्स टू मैक्स यहाँ, इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो वो सिर्फ बाउंड्री सेट कर दी है हमने। इस पूरे में से इतने को काट लिया और सिर्फ इतने का निकालने जा रहे हैं। सिर्फ इतने की वजह, इतने वायर की वजह से हम इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले रहे हैं। उसके बाद इतना इधर बच रहा है, इतना इधर बच रहा है। तो अगर इतने की वजह से निकाल ले और जो बच रहा है अगर उसको इंटीग्रेट कर दें तो पूरे की वजह से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। और इस पूरे को निकालने की वजह से आप ये सोचो यहाँ से ये एंगल माना मैंने θ1। अब ये बताओ यहाँ से काटे हो तो θ1 जो है इस पॉइंट से लेके इधर तक का पूरा कवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा। मतलब θ1 बदलोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर हो जाएगा कि नहीं कवर हो जाएगा। और बचा अब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ये चेक करो, ये हो गया, ये हो गया आपका ये वाला, ये हो गया θ2। और अगर अब यही θ2 अगर बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे बढ़ते ये नीचे वाला हिस्सा कवर हो जाएगा कि नहीं कवर हो जाएगा। मतलब θ1 ऊपर वाला हिस्सा कवर कर देगा और θ2 नीचे वाला हिस्सा कवर कर देगा। समझ आया, क्लियर हुआ। तो पहले इतने की वजह से जो इतना काट के रखे हो, इतना काट जो कटे हुआ पार्ट है, इसकी वजह से इस पॉइंट P पर क्या निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। फिर जब निकल जाएगा तो उसी को क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर निकल जाएगा। समझ आया। चलो देखो एक बार फिगर फिर से समझ लो। ये आपका वायर हो गया फाइनाइट लेंथ का, ये आपका वायर हो गया फाइनाइट लेंथ का। इससे ए डिस्टेंस दूर मैंने ले लिया है पॉइंट P। यहाँ से एक लाइन खींचा, यहाँ से एक लाइन खींचा, ताकि वायर फिक्स्ड हो जाए कि भाई हाँ इससे ऊपर नहीं जाना है आपको। ठीक। अब दूसरी बात, इस जो लाइन हमने यहाँ इस पॉइंट P जो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है उससे θ1 डिस्टेंस, तो ये पूरा कवर कर लेगा। और इससे θ2 तो ये पूरा नीचे का कवर कर लेगा। अब थोड़ा क्लियर रखो, मैंने वायर को अपने सुविधा के लिए दो पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इतना पार्ट किसको जिम्मेदारी दे दिया, यानी θ1 बदलेंगे तो ये कवर कर लेगा, और इतना पूरा जिम्मेदारी किसको दे दिया, θ2 को। ये θ2 बदलो तो इतना कहिए। अब तुम सोचो अगर मैं θ1 से लेके θ2 तक इंटीग्रेट कर दूं तो पूरा वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब आपको किसी भी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाना है और इंटीग्रेट करना है θ1 से θ2 तक। ये इस पॉइंट से, जहां ये पॉइंट आया है, इस पॉइंट से L लेंथ नीचे हम छोटा सा dl काट लिए हैं। इसकी वजह से यहां इस पॉइंट पर हम निकाल ले रहे हैं, फिर इंटीग्रेट करके पूरे की वजह से निकाल लेंगे। ठीक। और इस छोटे की वजह से जो एंगल बन रहा है वो हम कितना बना रहे हैं, थीटा। ये 90 हो गया। इस छोटे से dl की वजह से इस पॉइंट P पर कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो ये 90, ये थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब ये थीटा, θ1, θ2 कंफ्यूज मत होना। θ1 ये पूरा हिस्सा लेगा, θ2 ये पूरा हिस्सा कवर करेगा। थीटा सिर्फ इतने के लिए है, सिर्फ इतने के लिए थीटा माना गया है, ध्यान रखना। ये समझ आया। बाकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो क्या थी, r है। समझ आ गया। अब आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट P की वजह से, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl, ये छोटे से की वजह से, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंटल लेंथ dl। इस छोटे की वजह से, छोटे से dl की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर बन रहा है वो आपको निकालना है। समझ आया, क्लियर हुआ। चलो अब लगाओ जरा। अच्छा, छोटा सा लेंथ लिए हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा बनेगा, मतलब dB। ध्यान से देखना, dB इज इक्वल टू, कल क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl। अब देखो ये एंगल लोगे ना, ये वाला लिया जाता है, क्योंकि कल वाले में फिगर में चेक कर लो, यही एंगल उठाना रहता है। जहां से तुम कल वाला फिगर चेक करो वहां भी dl के पास जो एंगल लिए थे थीटा, तो I dl, और ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना माने हो, तो r स्क्वायर। समझ आया। चलो
ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये निकल गया तुम्हारा डीबी। तो ये इतने की वजह से निकला है अभी, सिर्फ इतने की वजह से। आपको क्या करना है अभी, पूरे की वजह से निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करना है, पहले आप दो काम करिए। ये बताइए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई आप भेज रहे हो तो कांस्टेंट है। बच क्या रहा है, एक टू थीटा एक टू आर। अगर थीटा आर और डी एल तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको ले जाके सिर्फ वैल्यू पुट करिए, इंटीग्रेट करिए, पूरा निकल जाएगा। तो आपको इंडिविजुअली अब तीनों की वैल्यू निकालनी होगी। सबसे पहले निकालो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा। चलो थीटा थीटा चेक करना, तो थीटा के लिए सिर्फ कौन सा ट्रायंगल उठेगा, ये जो ब्लैक वाला ये किए हैं ये। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बाई कर्ण, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना है ए और हाइपोटेनियस कितना है, क्या होता है आधार बाई, अरे बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है ए और हाइपोटेनियस कितना है, तो ए बाई, इतना क्या सोच रहे हो। आया, यहां से आर इधर भेजो, कॉस थीटा इधर भेजो, तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए अपॉन कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ, इसको थोड़ा स्टाइल से लिखो, तो आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो आर इज इक्वल टू क्या निकल गया, ए सेक थीटा निकल गया। फॉर्मूले में देखो तुम्हारे पास आर है, निकल गया। और बाकी कॉस थीटा तो डायरेक्ट ए बाई आर ही पुट कर देना, समझ आ गया। अब दूसरा आपको क्या निकालना बचा है अभी, डीएल। तो डीएल निकाल लो जरा। अब डीएल निकालने के लिए पहले निकाल लो टैन थीटा, उसी ट्रायंगल से। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जरा निकाल लो। टैन थीटा क्या होता है, लाल भाई कक्का, लंब भाई आधार, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टैन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, टैन थीटा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, एल भाई, परपेंडिकुलर एल हो गया। और बेस क्या हो गया, ए हो गया। तो ये हो गया ए बाई एल, एल भेजो इधर। तो L इज इक्वल टू ए अपॉन टैन थीटा। अब आपको L नहीं चाहिए था, आपको बेसिकली क्या चाहिए था, गलत हो गया, रुको नहीं रुको, टैन थीटा इज इक्वल टू सही है, टैन थीटा, हाँ देखो टैन थीटा निकाल लो। तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया एल, बेस हो गया ए, तो ये हो गया एल अपॉन ए। अब जरा यहां से एल निकालो, तो एल निकालोगे तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टैन थीटा। लेकिन तुम्हें एल नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें डीएल चाहिए। अच्छा डी का मतलब क्या होता है, वो छोटा सा लेंथ है, और डी तब भी लगता है जब साइड डिफरेंशिएशन करते हो। तो इसका मतलब है बोथ साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा बोथ साइड जब डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता था ना, याद करो, डी एक्स बाई एक्स ऐसे करते थे ना, रिस्पेक्ट। तो अगर इस एल को डिफरेंशिएट करते हो तो करोगे किसके रिस्पेक्ट में, तो करो किसके रिस्पेक्ट में, हाँ किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो इसको डिफरेंशिएट दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा डी एल बाई डी थीटा, और ये हो जाएगा ए। और टैन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, समझ आया। अब डीएल निकाल लो यहां से, तो डीएल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो ये क्या हो गया, डी थीटा। आया, तुम्हारा आर निकल गया, तुम्हारा डीएल निकल गया, और तुम्हारा कॉस थीटा निकल गया। अब सीधे सीधे तुमको बस वैल्यू पुट करनी है। चलो इसीलिए दोनों को साइड में, ऐसे लिखना तुम भी, दोनों को साइड में, ताकि बीच में इसको गवर्न करते फिर लेके आओ। चलो तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई आई। डी एल क्या है तुम्हारा, ध्यान से देखो, डी एल क्या है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बगल में कौन है, कॉस थीटा, अपॉन आर स्क्वायर है। लेकिन तुम्हारे पास क्या है,
आर है तुम्हारे पास, तो सिर्फ आर है ना, तो स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये बताओ सेक स्क्वायर थीटा ये है, तो ये से ये पूरा कट गया, और ऊपर नीचे ए स्क्वायर है, ऊपर ए है, तो एक कट गया कि नहीं कट गया। तो आपके पास बचा सिर्फ क्या, आपके पास बचा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाई आई, ए तो कट गया, सेक स्क्वायर थीटा भी कट गया, आपके पास बचा कॉस थीटा डी थीटा, ये बचा, और अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कट गया, एक एक कट गया, एक ही बचा है अभी आपके पास। समझ आया, क्लियर हुआ यहां तक। चलो अब ये बताओ आई कांस्टेंट है कि वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो आपको करना है इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने के लिए आपको फिर क्या चाहिए होगा, लिमिट चाहिए होगा, कि आपको लिमिट कहां से, तो ये बताओ लिमिट दिख तो रही है कि थीटा 1 से थीटा, लेकिन ये बताओ थीटा 1 से लेके थीटा 2 डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप सेंटर में खड़े हो, आप सेंटर में हो, एक इधर जा रहा है तो दूसरा उसके क्या जा रहा है, तो आपको एक को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, आपको एक को नेगेटिव, क्योंकि आप यहां सेंटर में खड़े हो, तो एक आप ऐसे जा रहे हो और एक को आप ऐसे कवर करोगे, तो एक को किस डायरेक्शन में कवर कर रहे हो, क्लॉकवाइज, और दूसरे को किस डायरेक्शन में कवर कर रहे हो, तो एक एंगल को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये यहां से यहां इंटीग्रेट करते तब तो सीधे थीटा 1 से थीटा 2, लेकिन सेंटर से कर रहे हो, सेंटर से कर रहे हो, तो किसी एक को पॉजिटिव मानो और किसी एक को नेगेटिव मानो, तो थीटा 1 को पॉजिटिव मान लो और थीटा 2 को नेगेटिव, यानी कि कहां से कहां कर रहे हो, थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो अपर लिमिट कौन हो गई थीटा 1 और लोअर लिमिट कौन हो गई थी, और इसको हम मान ले रहे हैं माइनस में, क्योंकि या थीटा 1 से शुरू कर रहे हैं और थीटा 2 तक जाएंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या मान ले रहे हैं, नेगेटिव मान ले रहे हैं। समझ आया। तो अब आप क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन कर दो डीबी का, कहां से कहां, थीटा 1 से लेके थीटा 2, तो थीटा 1 तो पॉजिटिव है अपर लिमिट, और थीटा 2 जो है वो लोअर लिमिट है, इसको नेगेटिव मान लिए, कर लिया। अब खाली डीबी की वैल्यू पुट करनी है, और पुट करके आपको जो आई तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर चला आएगा। तो अब अगर पुट करते हो इंटीग्रेशन में, देखो अब क्या है, डीबी, ये जो वैल्यू पर रखे हो सिर्फ यहां डीबी ले जाके पुट करनी है आपको। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से माइनस थीटा 2। अब ये पूरा वैल्यू डीबी पुट करो अंदर, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, जो लोग कांस्टेंट है उनको बाहर करो पहले, तो ये माइनस थीटा 2, ये थीटा 1, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो इनने बाहर करो इतने जन के, तो ये लोग हो गए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बाहर हो गया, आई बाहर हो गया, ए बाहर हो गया, तो अंदर सिर्फ क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट क्या है इसकी, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो ये तो हो ही गया था इसका काम। अरे डी थीटा है तभी तो इंटीग्रेट की हो, डी थीटा ऑपरेटर है, बिना उस ऑपरेटर के थोड़ी ना इंटीग्रेट कर पाओगी, भूल गया क्या, ऐसे ही तो इंटीग्रेट होता था वाई डी एक्स, तो अंदर वैल्यू ये जब तक रहेगा नहीं तब तक इंटीग्रेट कैसे करोगे, उसका वो तो हट ही जाएगा फिर। चलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए, चलो अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हो गया साइन थीटा 1 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में माइनस है, तो माइनस है तो इसको लिखो माइनस, अब ये
आगे माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो माइनस साइन थीटा 2 हो जाएगा। समझ आया? अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस साइन थीटा 2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, अंदर बचा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आ गया। यही है आपका मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड यही है। ये है आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसका, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर का। वो एमसीक्यू भी पूछेंगे या वाइवा देने पर बैठोगे तब भी कहेंगे कि फाइनाइट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा। अब सोचो, म्यू कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, डिपेंड सब किस पे कर रहा है, थीटा 1 और थीटा 2 पे तो कर रहा है। अब थीटा 1 पूरा ये हिस्सा कवर कर लेगा और थीटा 2 पूरा ये हिस्सा पूरा कवर कर लेगा, तो पूरा वायर आ गया कि नहीं आया। इधर का थीटा रखो, इधर का थीटा रखो, सॉल्व करो, पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। आया समझ में? हो गया। चलो ये हो गया। दो चीजें हैं इसमें, एक है ए याद रखना, ए जब भी रखोगे हमेशा पॉइंट पी से वायर का हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री पे रखना। ए जब भी उठेगा पेपर में 2-3 डिस्टेंसेस वो घुमा के देंगे आपको, ए वही बनेगा जो जिस पॉइंट पर निकालना हो उस पॉइंट से वायर के बीच की डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर होगी तभी आप वही डिस्टेंस लीजिएगा। जैसे डिस्टेंस तो ये भी है आ रहा है ना, लेकिन ये इस पॉइंट के परपेंडिकुलर नहीं है, ये एंगल पे है। आप यहां पर यहां से कोई वायर ले लो तो यहां से नहीं, जो जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से और वायर दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, क्योंकि तभी 90 बनेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन होगी तो वही ए उठेगा। दूसरा, इसमें जो थीटा 1 और थीटा 2 है, इन दोनों को मेजर करने का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया? अब देखिए, आपने किसके लिए डिफाइन कर दिया, आपने किसके लिए ड्राइव कर दिया इक्वेशन, फाइनाइट के लिए। तो इसमें बनता है अब केस नंबर 1 कि अगर आपका वायर फाइनाइट की जगह आपका वायर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, मतलब सेम हेडिंग रहेगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसकी वजह से, इनफाइनाइट हो गया। तो अगर आपका वायर इनफाइनाइट हो गया तो समझो पहले अगर वायर इनफाइनाइट हो गया तो इस वायर की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये इधर बढ़ता जाएगा उधर बढ़ता जाएगा। तो अगर दोनों बढ़ता जाएगा तो आप ये बताओ, ये जो थीटा 1 और थीटा 2 है तो इस देखो, ये वायर इधर से इनफाइनाइट, ये वायर इधर से इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट हो गया, अब ये थीटा जब मेजर करोगे तो ये बताओ, ये जो लाइन खींचे हो यहाँ से, ये तो फिर बहुत लंबा पड़ जाएगा ना। कहाँ खींचोगे, क्योंकि ये भी इधर पैरेलल हो गया, ये भी इधर पैरेलल हो गया। तो ये जो थीटा आप माने हो, ये दोनों इनफाइनाइट के केस में थीटा 1 और थीटा 2 90 डिग्री हो जाएगा। जब आपका वायर इनफाइनाइट होगा तो दोनों तरफ से एंगल तुरंत फटाक से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये इधर से लंबा, ये इधर से पूरा। तो ये जब मेजर करने चलोगे तो आप बताओ कहाँ ले जाओगे। जब इनफाइनाइट हो गया तो आपको एज इट इज ऐसे ही चलना पड़ेगा, तब स्ट्रेट ही के चलना पड़ेगा। तो दोनों ही केस में आपका थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाएगा, 90। तो इनफाइनाइट के केस में थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जरा रखो वैल्यू यहाँ पे, तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा 1 हो गया साइन 90 और प्लस थीटा 2 हो गया साइन 90। साइन 90 हो गया 1 और ये भी हो गया 1, तो 1 क्या हो गया 2। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू 2। अब ये 2 से काट दिया इसको, तो ये काटा तो ये बचा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है, ये इनफाइनाइट वायर की वजह से निकला है। मतलब यही सेम वायर अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इतना हो जाएगा, लेकिन यही अगर वायर फाइनाइट लेंथ में रहेगा तो बेसिकली आपका ये निकलेगा। समझ आया? नहीं, तो म्यू नॉट, अच्छा
म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर, तो म्यू नॉट बचाना खाली, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 नहीं हो जाएगा तब, तुम काटे हो, उससे क्या मतलब काटे हो तुम, ये पूरी वैल्यू रखी जाती है, पूरी की वैल्यू की मतलब क्या था 10 टू द -7, अब जब 4 पाई हट गया तो हमको म्यू नॉट चाहिए सिर्फ ना, लेकिन हमें ये रिलेशन तो पता है, तो इस रिलेशन से हम म्यू नॉट तो निकाल ही सकते हैं, तो इस रिलेशन से निकाल के म्यू नॉट की जगह पूरा हम क्या रख देंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। समझ आया पहला केस। दूसरा, अगर आपका जो वायर है वो सेमी इनफाइनाइट हो जाए, सेमी इनफाइनाइट का मतलब है एक तरफ से लेंथ फिक्स है बट एक तरफ से लेंथ, पहला केस क्या था दोनों तरफ से लेंथ क्या थी, दूसरा केस क्या था दोनों तरफ से लेंथ, अब एक तरफ से फिक्स कर दो और एक तरफ से, तो जिधर से इनफाइनाइट होगा उधर से एंगल कितना हो गया 90, और जिधर से फिक्स है उधर से एंगल कितना हो गया 0, उधर से 0 हो जाएगा, क्योंकि फिक्स हो गया एक तरफ का, जब फिक्स इधर मान लो इधर वाला हिस्सा इनफाइनाइट हो गया, इधर वाला हिस्सा इनफाइनाइट, तो θ2 क्या हो गया 90 डिग्री, अगर ये वाला 90 हो गया तो अब सिर्फ बचा ये फाइनाइट, तो नीचे वाला तो 90 फिक्स हो गया, तो ओवरऑल ये डिस्टेंस कितना बोले थे परपेंडिकुलर, तो आधा तो नीचे परपेंडिकुलर उठा लिया वो, तो ऊपर वाले के लिए तो कोई एंगल तुम छोड़े ही नहीं तुम कुछ, तो ऊपर वाले के लिए कितना एंगल बचा, तो अगर आपका जो बॉडी है जो वायर है आपका वो इनफाइनाइट ना होके थर्ड केस बनेगा, वो क्या हो गया सेमी इनफाइनाइट, तो अगर सेमी इनफाइनाइट होगा तो एक तरफ का किसी भी तरफ का मान लो 90, चलो θ2 मान लो 90, और उस समय θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो θ1 0, तो ये कर लो 0, θ2 90 sin 90, अच्छा sin 0 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, तो अगले स्टेप में ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा अगले स्टेप में 4 पाई एज इट इज नीचे क्या रह जाएगा 4 पाई, ये किसके लिए निकला है, ये किसके लिए निकला है सेमी इनफाइनाइट के लिए। अब आप चेक करो सब सेम ही है, एक अगर याद है तो आपको सब निकल जाएगा, और वो आपको याद रखना पड़ेगा एंगल, वो आपको डैम श्योर है कि आपको पहले से एंगल रटा होना चाहिए कि अगर इनफाइनाइट आएगा तो दोनों θ 90 रखना है, अगर सेमी इनफाइनाइट आएगा तो एक 90 रखना है एक 0 रखना है, ये आपको पहले से याद होना चाहिए ताकि वो बोलें आप रखो आप निकाल के उनको दे दो। अब तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा एक्सप्लेन करो कि क्यों 90 है क्यों 0 हो गया, वो तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा जाएगा। समझ आया, क्लियर हो गया, ठीक। चलो, तो यानी कि कुल मिला के अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो तुम्हारे पास वायर फाइनाइट लेंथ का था, ध्यान से देखो तुम्हारे पास वायर फाइनाइट लेंथ का था, तो फाइनाइट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाल के लाए, जितनी बार बोलोगे इस चैप्टर में, क्योंकि इतना ढेर सारा ऐसा फॉर्मूला मिलेगा खुद ही कंफ्यूज रहोगे, अभी 4 डेरिवेशन और कराना है, तो इसीलिए बोल के याद कर लो। तो फाइनाइट लेंथ के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए और ब्रैकेट में θ1 प्लस ये हो गया। अब इसमें फिर इसी फॉर्मूले से ही बाकी दोनों फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं, तो अब 2 केस इसमें बनता है। पहला कि आप अपनी वायर का लेंथ क्या रख दीजिए इनफाइनाइट रख दीजिए, तो अब आपको याद होना चाहिए अगर वायर का लेंथ इनफाइनाइट हुआ तो θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और दूसरा अगर आपने इसमें अपना वायर सेमी फाइनाइट रखा तो इसमें एक एंगल कोई भी आप 0 मान लीजिए और दूसरा एंगल उसमें आप 90 मान लीजिए। अब देखो डायरेक्ट रखना है, डायरेक्ट रखो खाली वैल्यू, तो म्यू बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब सोचो म्यू नॉट साइन 90 तो ये हो गया 2, और 2 से ये 2 काट दोगे तो यह नीचे बचेगा सिर्फ क्या 2, तो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन ये निकल गया इनका। अब आओ इनका, अगर ये 0 है और ये 1 है साइन 91, तो इधर 1 रहेगा तो इधर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज रह जाएगा, तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ये इसी से 2 निकला पहला। समझ आया? देखो सुनो, तुम्हारा जो वायर था
तुम्हारा जो वायर था, तुमने उस वायर को वर्टिकली लिया था कि हॉरिजेंटली लिया था? वर्टिकली लिया था ना। मैं उस वायर को अब हॉरिजेंटली ले रहा हूँ, मैंने पूरा वायर का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। तो ये वायर हो गया, इसमें मैंने करंट फ्लो करा दिया आई, और इससे यहाँ इस पॉइंट पर मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा इस वायर के एक्सिस पर हो गया ये पॉइंट की नहीं। अब मैं छोटा सा यहाँ से डीएल लेंथ काट ले रहा हूँ, डीएल हो गया। वायर आपका वही है, इनफाइनाइट ही है, जैसे सॉरी फाइनाइट लेंथ का ही वायर है। तो अगर फाइनाइट लेंथ का वायर है, आई करंट फ्लो हो रहा है, डीएल से पूछे हैं, पॉइंट पी पर आपसे पूछे हैं, तो मेक श्योर है इसमें भी θ1, जो वायर आपने वर्टिकली रखा था मैंने वायर वर्टिकली हॉरिजेंटली कर दिया, करंट वही फ्लो कर रहे हैं, डीएल लेंथ वही काट रहे हैं, पॉइंट पी पे आपसे पूछे तो मतलब, और आपका वायर भी जो है वो फाइनाइट ही है। तो अगर आपका वायर फाइनाइट है तो फाइनाइट वाले का भी निकाले ना, μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन ए ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2। अब ये बताओ थीटा तब निकलता है जब एंगल पे होता है। तुम्हारा वायर तुम्हारे पॉइंट के एक्सिस पर ही आ गया, तो जो दोनों थीटा साफ साफ दिख रहा है, दोनों थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो दोनों थीटा आपका 0 हो गया क्योंकि वो एक्सिस पर ही चला गया। तो इस केस में θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ रखोगे क्या आएगा? sin 0। यहाँ रखोगे तो क्या आएगा? sin 0। sin 0 से किसी भी चीज मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। यानी कि मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कितना आ गया? अब समझो बात, अगर आपका वायर वर्टिकली की जगह हॉरिजेंटली प्लेस किया और फिर कहीं किसी भी यूनिवर्स में पॉइंट में पूछा तो आप नहीं निकाल सकते। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपका वायर हॉरिजेंटली नहीं वर्टिकली होना चाहिए। क्यों वर्टिकली होना चाहिए? क्योंकि आपने अभी बोला था कि ए का जो डिस्टेंस होता है वो उस पॉइंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं रही, तो जब डिस्टेंस ही नहीं रही तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको किसी भी फाइनाइट वायर की वजह से चाहिए तो आपका वायर हॉरिजेंटली में ना होके आपका वायर वर्टिकली में होना चाहिए, क्योंकि हॉरिजेंटली की है तो वो क्या आ जाएगा? अब जब पेपर सेट होता है या पेपर वो सेट करेंगे तो डिफिकल्ट यहीं से होता है। वो लिखेंगे बकायदा कि ए वायर प्लेस्ड हॉरिजेंटली एट द टेबल विथ θ1 इज इक्वल, थीटा नहीं लिखेंगे, विथ करंट इज 2 एम्पियर एंड लेंथ ऑफ इतना, विथ ए इज इक्वल टू इतना, वो बकायदा सब लिख देंगे। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ए देखोगे, बाकी सब देखोगे, थीटा हाँ ठीक है, और रख के बस सॉल्व करके फॉर्मूला रटा ही है, रख के आंसर निकाल दोगे। ये इस जल्दबाजी के चक्कर में ये देखना भूल जाओगे कि वायर रखा कैसे है। तो अब कम से कम मैग्नेटिक का बायोसेवर्ट का जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको वायर की पोजीशन चेक करनी है कि वायर हॉरिजेंटली रखा है कि वायर पहले वर्टिकली चेक। अगर वर्टिकली रखा है तब आगे बढ़ना, तब ए आई μ0/4 पाई θ1 θ2 खोजना। समझ आया? सबसे पहला काम, पहले वायर क्या चेक होगा? वायर वर्टिकली है, पहला स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप, वायर इनफाइनाइट है कि वायर सेमी फाइनाइट है कि वायर फाइनाइट है। तो आप ये चेक करें, जैसे आपने कहा वायर इनफाइनाइट है, थीटा क्लियर हो गया, दोनों तरफ का 90 लेना है। सेमी फाइनाइट है, एक 90 एक 0 लेना है, और अगर फाइनाइट होगा तो फिर यही फॉर्मूला ही आपका डराइव होगा। तो सेकंड स्टेप है, बाकी वैल्यू रखो, उसके बाद सॉल्व करके आंसर निकाल लो। समझ आया? यानी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर हमेशा क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपको पैरेलली परपेंडिकुलरली मिलेगा, अलोंग नहीं आपको मिलेगा, वो उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। समझ आया? ठीक, क्लियर हो गया? चलो अब देखो, तुम्हारा वायर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग, क्या लिखा है? लूप कहाँ चुका एक बार, और लूप और कहाँ चुका एक बार? किरचॉफ। तो लूप वहां समझाए थे, लूप का मतलब होता है एनी क्लोज्ड फिगर, सर्कल नहीं होता है कि आप सर्कल ही लेंगे। लूप का मतलब होता है फिगर क्या होना चाहिए। हालांकि आपको यहाँ क्लियर कट उसने बता ही दिया है कि आपको ये जो लूप लेना है, कौन सा लूप लेना है। मतलब अभी जो तुम्हारा वायर स्ट्रेट में था ना, उसी वायर को घुमा के किस फॉर्म में ले आओ? सर्कल के फॉर्म में ले आओ। तो आपका वायर जो है वो चला गया सर्कल के फॉर्म में, सर्कुलर। ठीक, चलो ये अगर सर्कुलर है तो इस वायर का सेंटर होगा। अच्छा, यहाँ से ये डिस्टेंस इसको मान लो ए, अच्छा, और यहाँ से ये मान लो हमने छोटा सा लेंथ काट लिया, ये काट लिया dl,
और ये जो लेंथ जो हो गई ये भी हो गई ए, ठीक। और इसमें जो करंट दौड़ा रहे हैं वो दौड़ा रहे हैं ए, और हमारा जिस पॉइंट पे हमको निकालना है वो पॉइंट ये है, मतलब कि सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सर्कल के सेंटर पर। अब मान लो अभी तो क्योंकि पी बोलते आए हो तो चलो पी ले लो। पॉइंट पी से वायर, ध्यान से देखो, डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर, दिख रहा है ना परपेंडिकुलर है, तो यानी यही आपका पॉइंट ये ए बन गया कि नहीं है, क्योंकि ए क्या बोला था कि वायर से जिस पॉइंट पर निकाल रहे हो उस पॉइंट से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। काम हो गया। अब आप ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालने जा रहे हो, पॉइंट पे पी पे, सेंटर पे। अच्छा, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो करंट का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल से। उसमें राइट हैंड थंब रूल में अंगूठा आपको करंट बताता था और फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप रिवर्स भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। फिलहाल आपका करंट क्या है, तो आप क्या करिए, अपनी उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाइए। तो अब आप इमेजिन करो अगर ये ऐसे नाच रहा है तो अपना उंगली ऐसे करोगे तभी आएगा कि नहीं आएगा। तो अंगूठा किधर गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट के लिए सिंबल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ऑप्शन ए टू इनवर्ट, ऑप्शन बी आउटवर्ड, ऑप्शन सी लेफ्ट, ऑप्शन डी टूवर्ड्स राइट। तो किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इनवर्ट होता है। समझ आया? अरे ये ऐसे है, ऐसे ही तो करंट नाचेगा। सोचो ऐसे ही तो करंट नचा रहे हो तो ऑटोमेटिक ये ऐसे करंट अंगूठा अंदर चला जाएगा। समझ आया? हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है किस पे, करंट की डायरेक्शन पे। इसी करंट का डायरेक्शन अगर, तो ये कहाँ आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन में इतना आपको बता देंगे वो कि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि करंट का डायरेक्शन, तो आप ये रटे मत रहिए कि इनवर्ड ही होगा। इट्स डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इनवर्ड रटो मत, ये क्लॉकवाइज करंट है, तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड। लेकिन अगर यही एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, रटो मत, डायरेक्शन के हिसाब से आप आंसर अपना फ्रेम करेंगे। समझ आया? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का इसकी वजह से आपको निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से निकालना है। तो हमको पता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन, ये देखो पॉइंट बी और ये इसके बीच में एंगल कितना है, तो साइन कितना हो गया 90, और अपॉन ए माने हो ना, इस कंडीशन में ए माने हो तो ए स्क्वायर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 91, तो नीचे क्या बचा ए स्क्वायर। ये सिर्फ क्या निकाले हो भी, सिर्फ इतने की वजह से आपको पूरे की चाहिए, तो पूरे की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट वी गेट। अब देखो इंटीग्रेट करोगे तो बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। चलो डी बी की वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, आई कांस्टेंट है बाहर आ गया, ए तो रेडियस है ना सर्कल का, और सर्कल का रेडियस तो क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, तो ए स्क्वायर भी बाहर आ गया। अंदर इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, क्योंकि अभी ये डीएल, फिर छोटा सा ये डीएल, फिर छोटा सा ये डीएल, तो यही डीएल तो कुछ चेंज होगा। अब ये बताओ, ये डीएल फिर ये डीएल फिर ये डीएल फिर ये डीएल ये डीएल, ऐसे डीएल 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 करके पूरा लेंथ आ जाएगा कि नहीं। तो पूरा लेंथ आने का मतलब है सर्कल का क्या कवर कर रहे हो, सरकमफरेंस। और सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है 2 पाई आर, आर तब जब यहाँ आर लेते, तुम क्या लिए हो ए, तो 2 पाई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू इसका क्या हो जाएगा 2 पाई ए, तो ए से ए कट गया एक,
तो जो आपके पास बी नेट बचा, बी नेट इज इक्वल टू, हाँ सॉरी, पाई से पाई कट गया और 2 से 2 भी कट गया ये, तो ये आपका बचा म्यू नॉट अपॉन 2 और यहाँ बचा आई अपॉन ए। ये निकला है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई ए। ये लर्न होना चाहिए, डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि सर्कल के लिए क्या आएगा, इनफाइनाइट के लिए क्या आएगा, फाइनाइट के लिए क्या आएगा, सब डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। समझ आया? क्लियर हुआ? चलो, ये जो प्रूफ किए हो ये किसके लिए प्रूफ किए हो? सर्कुलर, यानी ये किसके लिए डेरिवेशन था? सर्कल के लिए। अब आपका सर्कुलर नहीं रहेगा, अब आपका क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल हो जाएगा। तो अगर ये सर्कुलर ना हो के ये सेमी सर्कल हुआ, अगर ठीक है, अगर ये बेसिकली सर्कल ना हो के सेमी सर्कल होगा तो क्या चेंज आएगा? ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। सर्कल है ना ये, सेमी सर्कल में क्या होगा? नीचे वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। तो अगर नीचे वाला हिस्सा गायब हुआ, बाकी सब सेम रहेगा, साइन 90 रहेगा, सब रहेगा, सब रहेगा, सब रहेगा, बस डीएल बदल जाएगा। पूरे सर्कल का क्या होता है? 2 पाई ए। आधे सर्कल का क्या होगा? पाई ए। तो खाली नीचे वाला बदलेगा बस। तो नीचे वाला बदलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? पाई ए। ए से ए कट गया, पाई से यहाँ बचा म्यू नॉट अपॉन 4 और आई बाई ए। आ गया कि नहीं आ गया? समझ आया? ये किसके लिए आ गया? सेमी सर्कल के लिए। अभी सर्कल को एक पार्ट और कम कर सकते हो, क्या बनेगा? क्वाड्रेंट। तो सेमी सर्कल हटाओ और इसी को क्या करो? क्वाड्रेंट में, इधर देखो, क्वाड्रेंट में ये हिस्सा कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? सब सेम रहेगा। फिर से यही बदलेगा। क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है? पाई ए बाई 4, क्योंकि एक हिस्सा का हो रहा है, तो बस नीचे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बाकी पाई से पाई काटे हो, ए से ए काटे हो, और ये 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? बाकी एज इट इज जो है वही रहेगा, एक ही डेरिवेशन पे। लेकिन आपको पेपर में जब कराया जाएगा तो आपको पेपर में बेसिकली क्या करना रहेगा? एयर कोर को 4 नहीं 2, गधा 4 कैसे? 2 रहेगा, 2 रहेगा, तो 2 होगा तो 4 2 जा 8 हो गया। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है। चलो देखो, पहले टुकड़े में डिवाइड कर लो। पहले वायर फाइनाइट लेंथ के लिए पढ़े, उसका डेराइव कर लिए, फिर उसमें 2 केस पढ़े, एक इनफाइनाइट लेंथ का और एक सेमी फाइनाइट लेंथ का। उसका चार्ट बना लिए थे, डेरिवेशन के बाद उसका चार्ट बना लेना, ठीक। सेकंड उसके बाद आता है सर्कुलर लूप का डेरिवेशन। तो सर्कुलर लूप का डेरिवेशन इतना आया। फिर इसमें भी 2 केस पढ़े, एक पढ़े सेमी सर्कल का और एक पढ़े क्वाड्रेंट का। तो जब कर लेना पूरा वो सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट, जब पूरा डेरिवेशन कर लेना, तब उसके बाद इसको फिर अगले पेज पे समराइज करके इसको लिख लेना, ताकि तब इसको लिखने के बाद ही अगला तब फिर स्टार्ट करना, ठीक। आप समझो, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप का क्या इतना होता है, ड्राइव करके लाए हो। इसमें 2 कंडीशन था, सेमी सर्कल का इतना होता है और क्वाड्रेंट का इतना होता है। अब हम क्या किए हैं, इसको थोड़ा सा तोड़े मरोड़े हैं। इस पूरे इक्वेशन में से 1/2 हम कर लिए बाहर, तो 1/2 बाहर कर लिए, तो पीछे हमारे पास बचा, इसमें से 4 में से 2 बाहर कर लो तो 2 बाहर चला गया। तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई, और म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई ये किसका है? सर्कल का है। तो आप लिख सकते हो कि नहीं, यहाँ डायरेक्ट सर्कल का। और यहाँ म्यू नॉट अपॉन 8 था, तो इसमें से 4 बाहर कर लिए। तो अगर 4 बाहर कर लिए तो अंदर क्या बचा? 2। तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और ये किसका है? सर्कल का। तो सीधे क्या लिख दिए? अब समझो, सेमी सर्कल सर्कल का क्या होता है? आधा होता है। और क्वाड्रेंट सर्कल का क्या होता है? 1/4 होता है। समझ आया? जब ये लिख लेना तब अगला उतरेगा जनरल केस।
मैग्नेटिक फील्ड एट जनरल केस। तो जनरल केस का डेरिवेशन नहीं है, जनरल केस में डायरेक्ट आप फॉर्मूला रखो और डायरेक्ट आप वैल्यू निकालना कर दो, काम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर जनरल केस, फॉर जनरल केस। अब इसके लिए डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट। तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए। अब समझो, मल्टीप्लाई बाई थीटा। यही थीटा आपको डिसाइड कराएगा कि आपको अलग अलग क्या रखना है। तो ये जनरल केस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। 3 फिगर है तुम्हारे पास। पहला फिगर क्या है तुम्हारे पास? सर्कल। दूसरा फिगर क्या है तुम्हारे पास? सेमी सर्कल। और तीसरा फिगर क्या है तुम्हारे पास? क्वाड्रेंट। तो 3 फिगर है, तीनों फिगर के लिए आपको इंडिविजुअली थीटा डिसाइड करना होगा। हमको ये बताओ, सर्कल के लिए थीटा पूरा हो जाएगा, पूरे के लिए 360 डिग्री। 360 डिग्री को आप रेडियन में लिखोगे तो क्या 2 पाई लिख सकते हो? तो सर्कल के लिए जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा? 2 पाई। सेमी सर्कल के लिए थीटा क्या बनेगा? पाई कर लो। और क्वाड्रेंट के लिए क्या बनेगा? पाई बाई 2, 90 डिग्री बनेगा। तो इसके लिए थीटा हो गया पाई बाई 2। देखो चल रहा है। अब जरा रखो यहां पर, तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू 2। तो पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा, तो ये कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू, यही तो प्रूफ किए थे अभी। सर्कल का तो यही आया था, सर्कल का तो यही आया था। अब याद करने की टेक्निक, सेमी सर्कल, सर्कल का क्या होता है? तो बाहर हाफ लिख दो और अंदर सर्कल का पूरा लिख दो, काम हो जाएगा डायरेक्ट। तुमको तो पता है ना। तो अच्छा रखो जरा यहाँ इसके लिए। तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू, इसके लिए कितना है? तो पाई से पाई कट गया, तो सिर्फ आपके पास बचा म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई बाई ए। ये किसका लिए निकल गया? सेमी सर्कल के लिए निकल गया। अभी यही तो किए थे, इसमें से 1/2 बाहर कर लिए थे। तो इसमें से 1/2 अगर बाहर कर लोगे तो अंदर क्या बचेगा? म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई ए। और ये किसका होता है? सर्कल का होता है। तो ये भी लिख सकते हो बी नेट। क्वाड्रेंट के लिए निकालो जरा। तो क्वाड्रेंट के लिए बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू पाई बाई 2। पाई से पाई कटा, 4 2 सा, तो म्यू नॉट अपॉन 8 इंटू आई बाई, तो बी नेट निकल गया। अब आप इसमें क्या कर लो, क्वाड्रेंट पता है ना सर्कल का क्या होता है? 1/4 होता है। तो 1/4 बाहर कर लो पहले ही। तो 1/4 अगर बाहर हो गया तो अंदर क्या बचा? म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई ए, बी नेट। ये नोट्स में नहीं है, जितना चार्ट है चार्ट नोट्स में नहीं है। जो पहला चार्ट बनाए थे फाइनाइट लेंथ के लिए, दूसरा चार्ट अभी जस्ट बनाए थे सर्कुलर वायर के लिए, और तीसरा चार्ट ये है जनरल केस के लिए। चार्ट नहीं है, कुछ ग्रुप नोट्स में नहीं है चार्ट, तो आप एज इट इज उतार लीजिएगा इसको, ठीक है, नोट करके उतार लेना। समझ आया? तो आज आपने टोटल कल से लेके आज तक कितने फॉर्मूले डायराइव कर दिए? कल बायोसेवर्ट लॉ, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, ठीक। दूसरा आज फाइनाइट के लिए किए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 अपॉन ए स्क्वायर। उसके बाद फाइनाइट के लिए किए, सॉरी इनफाइनाइट के लिए। तो इनफाइनाइट के केस में आप क्या कर दीजिए, डायरेक्ट थीटा याद रखो, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन वाला याद रखो। इनफाइनाइट के केस में थीटा दोनों 90 हो जाएगा, रखो सॉल्व करके निकल जाएगा। फाइना और उसके सेमी फाइनाइट के लिए 191 हो गया। फिर सर्कुलर के लिए याद रखो, सर्कुलर का डायरेक्ट याद रखो, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई ए, सेमी सर्कल आएगा। तो बस इसी का आधा होना चाहिए, तो इसी का आधा कर दो, और क्वाड्रेंट के लिए इसी का 1/4 कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। बाकी और आपने डेरिवेशन नोटिस किया, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, खाली नीचे इसके वाले डेरिवेशन में 2 पाई आर करते थे,
इसके में आधा कर दिए थे, पाई कर दिए थे, और इसके में बाई 2 कर दिए थे। बाकी डेरिवेशन क्या था, सबका सेम था। समझ आया? ठीक, तो इतना रिवाइज करके पढ़ के बैठना चाहिए।